हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में स्टार्ट करता हूं जेएसएस सीजीएल का मैराथन 2022 पार्ट नंबर 8। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल का नेम सर्च करके जोड़ सकते हैं वहां पे। वीडियो को स्किप करके ना जाए, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग रहता है लेकिन बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव और लुक्रेटिव वीडियो रहता है। सारा टॉपिक जितना मेंशन है सब आपको डिस्कस किया जाएगा एक ही वीडियो में। यह वीडियो बाइलिंगुअल रहता है दोनों भाषा में, तो आप लोग बहाना नहीं कर सकते हैं कि समझ में नहीं आया। पेपर 3 में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जब से आपका जेएसएस सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तब से आप लोग काफ़ी ज़्यादा निराश नजर आ रहे हैं। लाइफ में देखिए निराश नहीं होना चाहिए। आप लोग काफ़ी पीछे चल जाएंगे, खासकर स्टूडेंट्स लोग के बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग देखिए काम कर सकते हैं, अगर झारखंड में किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ जो और भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसका भी आप लोग साथ में प्रिपरेशन करते चलिए, क्योंकि झारखंड के एग्जाम का भरोसा नहीं रहता है। आप लोग इतना समय में तो आप समझ ही चुके होंगे। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में डिपेंड न रहें और थोड़ा सा प्रिपरेशन को बूस्ट करें। चलते हैं, इतना सारा कुछ बातें हैं, ध्यान रखें। पेपर वन का कोर्स है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट फॉर 399 इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द वन ऑफ द 3 प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ झारखंड। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि झारखंड के 3 जो है पुरानी जनजाति है उसमें शामिल नहीं है। 3 जनजाति पुरानी है, उसमें एक नहीं है, तो उसका आपको चुनाव करना है। ऑप्शन है कोरबा, सवर, असुर और फिर सौरिया पहाड़िया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए इसका ए। क्यों? जो सवर, असुर और सौर्य पहाड़िया पुरानी जनजाति में है, लेकिन कोरबा जनजाति जो है पुरानी जनजाति में नहीं आता है। ये जो कोरबा जनजाति आप लोग देखने में मिलेगा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स वगैरह में आता है, इसको याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन को आप लोग पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब से कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में आपसे पूछा है, वो पुरानी जनजाति के बारे में पूछा है, न कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के बारे में। झारखंड में टोटल 8 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, जिसको आप लोग आदिम जनजाति बोलते हैं। और कुल जनजाति तो आपको पता होगा, कुल जनजाति कितने हैं? 32 जनजातियाँ हैं। और उतने ही 32 रिवर हैं और 8 प्रमुख रिवर हैं, जिसको कनेक्ट करके मैं पढ़ाया था तो आपको याद होगा। बाकी सौर्य पहाड़िया जो लोग हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? तो वह आपको राजमहल माउंटेन जो होता है उनका निवास स्थल बताया जाता है। और जो राजमहल ट्रैप होता है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो राजमहल जो माउंटेन या ट्रैप है उसका निर्माण जुरासिक एज में हुआ था, इसको आप लोग याद रखें। बाकी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में याद रखिए, जो असुर जनजाति है ये भी आपको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स में आता है, यानी कि पीपीटीज में आता है। जो 8 पार्टिकुलरली वल्नरेबल बताया ना उसमें ये है, सौर्य पहाड़िया भी है। तो असुर जो जनजाति है वह आयरन मेल्टिंग के लिए फेमस है, इसको याद रखिएगा। आयरन मतलब लोहे को गलाने वगैरह से अगर रिलेटेड पूछेगा क्वेश्चन तो वह असुर जनजाति आंसर होना चाहिए आपका। सौर्य पहाड़िया देखिए राजमहल माउंटेन पाया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। राजमहल की पहाड़िया आपको साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। एक वही साहेबगंज है, ये संथाल परगना में देखने को मिलता है। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट आपको वही साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा रिवर गुजरती है, वो है साहेबगंज। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है नागवंश से रिलेटेड है। द 4th रूलर ऑफ नागवंश प्रताप रॉय मेड हिज कैपिटल एट। बोला जा रहा है कि जो नागवंश के चौथे शासक थे जो प्रताप राय, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? चुटिया, दोईसा, खुकरा या फिर सुतियांबे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुटिया। तो जो चुटिया एक प्लेस है आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे जो है नागवंश के जो चौथे शासक थे प्रताप राय, वहाँ पर राजधानी वहाँ पे बनाए थे, इसको याद रखिए। बाकी आते हैं नागवंश के बारे में, आज कुछ देख लीजिए। द फाउंडर ऑफ नागवंश, नागवंश को आपको पता होगा जो संस्थापक थे उनका नाम था फनी मुकुट रॉय। इनका कैपिटल सुतियांबे था, याद रखें। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो नागवंशावली है वह कौन तैयार किए थे? तो वह बेनीराम मेहता जो है तैयार किए थे। नागवंश जो है पूछेगा आपसे कि कितने टोटल परगनों में विभाजित था, तो आंसर आपका 66 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नागवंश के जो दौरान था कि जिस समय नागवंश की स्थापना हुआ था उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है ना। चलिए, जो लास्ट रूलर है नागवंश के वह कौन है? वह उनका नाम है लाल चिंतामणि शाहदेव। इनका नाम तो ऐसे बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन इतना याद रख सकते हैं, लाल जो है चिंतामणि शाहदेव है। नागवंशी जो रूलर थे वह टाइटल किसका लिए थे? एक पूछेगा कि कर्ण की उपाधि जो है किसने धारण किया? तो ये जो है आपको नागवंश के जो लोग थे, जो शासक थे, वह कर्ण की उपाधि भी धारण किए थे। और जो है जैसे कि भीमकर एक एग्जाम्पल है आपके पास। बोला जा रहा है कि कौन जो है अपना कैपिटल को चेंज नहीं किया था, तो नाम है उनका भीमकर। अब भीमकर ने आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि बख्तियार खिलजी के डर से जो है किसने अपना राजधानी से चेंज नहीं किया था, तो वह जो है भीमकर थे। तो यह कुछ नागवंश के बारे में हो चुका है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चुटिया, आंसर चुटिया हो गया। सुतियांबे याद रखिएगा, यह जो है फनी मुकुट जो रॉय थे, जो संस्थापक थे नागवंश का, उनका कैपिटल था। बाकी खुखरा वगैरह आप लोग देखने को मिलेगा, मुगल काल में झारखंड को खुखरा प्रदेश बोला जाता था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेंटर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बोला जा रहा है कि झारखंड के पर्सपेक्टिव में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। असहयोग आंदोलन के बारे में है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था।
तो उसके बारे में बताइए कि कौन जो है एक प्रमुख केंद्र था, जमशेदपुर, रांची, पलामू या फिर धनबाद। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जमशेदपुर जो था वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक सेंटर था, प्रमुख केंद्र था, आप लोग बोल सकते हैं मेन सेंटर था जमशेदपुर। जमशेदपुर आपको ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग को देखते होंगे टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में है तो वो भी यहीं है। घाटशिला देखते हैं वो भी आपको यहीं पे है, घाटशिला। उसके बाद आप लोग देखते हैं एक दलमा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहीं पे है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखने को मिलता है ईस्ट सिंहभूम में। ओके, तो इसको याद रखें। तो आंसर ए हो गया। देख लीजिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था आपको 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा, इसको याद रखिएगा। बाकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांड हुआ था जिसका नाम है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर यूपी में एक प्लेस है चौरा चौरी। तो वहीं पे जो है 22 पुलिसकर्मी की जो है आग लगाकर हत्या कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी को लगा कि आंदोलन और ज़्यादा हिंसक न हो जाए, इसके लिए जैसे यह जो उसके बाद जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वह वापस ले लिए थे। तो कुछ कहानी है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सेंटर झारखंड में जमशेदपुर था, ओके, जो कि ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए मैच कीजिए, कुछ वाटर पॉइंट है आपको, और ये जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। सूरजकुंड है आपका, तेतुलिया है, तातापानी है और फिर दुआरी है। देखिए पहले अगर देखिएगा जैसे कि पहले का जैसे कि कुछ बुक वगैरह देखिएगा, चाहे और कुछ ज़्यादा पुराना बुक वगैरह, तो नेट वगैरह पे आपको ना जो तातापानी है वो आपको दे देगा पलामू में, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाए आपका ना, लातेहार में अब हो चुका है। तो आंसर तो आपका तातापानी पता चला गया लातेहार में, क्योंकि आपको लातेहार डिस्ट्रिक्ट से अलग हो गया था आपको झारखंड इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद। 19वां जिला तो आपको लातेहार ही बना था, तो उसके बाद जो है वहाँ पे चला गया। तो ये सब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना भी होता है नेट वगैरह से, थोड़ा सा सतर्कता से पढ़िए, क्योंकि नहीं तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गलत भी मिल जाएगा। उसका सूरजकुंड तो आई होप की पता होगा, हजारीबाग में है। तेतुलिया आपको देखने को मिलता है आपको धनबाद में ना, तेतुलिया धनबाद में देखने को मिल जाएगा। और दुआरी जो है आपको चतरा में देखने को मिल जाएगा। तीसरा सा ऑप्शन देख लीजिए, ए का 2, बी का 3, ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा यहाँ से। और सूरजकुंड तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हजारीबाग में, क्योंकि एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है। तो 87.5 डिग्री सेल्सियस इसका जो है टेम्परेचर है। और इसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 9/5C+32, 9/5C+32। तो इसको आप लोग कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में बताइए कि कितना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में जेपीएससी में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अच्छा, कुछ और है, कुछ और चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। सूरजकुंड इज द हॉटेस्ट पॉन्ड इन एशिया, एशिया में हॉटेस्ट पॉन्ड देखने को मिलता है। झरिया पानी जो है आपको हॉट स्प्रिंग दुमका में देखने को मिलेगा। ततलोई है एक ना, ततलोई दुमका में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको तपत पानी रानी बॉल हॉट स्प्रिंग ये भी दुमका में देखने को मिलेगा। तो कुछ जो झारखंड में हॉट स्प्रिंग है उसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है हजारीबाग का सूरजकुंड, ओके, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आंसर इसका भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज रिलेटेड टू मंडा फेस्टिवल। मंडा फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को पता होगा। इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, शिवा, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कृष्ण। देखिए जो मंडा फेस्टिवल होता है उसमें शिव भगवान की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। मंडा फेस्टिवल देखिएगा जो बड़ाइक वगैरह जो एक तरह का कास्ट के जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनमें पॉपुलर है। इस तरह से मुझे कुछ बचपन में याद आता है कि मैं इसको कहीं पे देखा था एक बार, कि इस तरह से कुछ गड्ढा वगैरह खोदा जाता है, उसमें एक तरफ पतला ऐसे रास्ता बनाया जाता है, और वहाँ पे जो है कोयले वगैरह काफ़ी ज़्यादा दागता हुआ कोयला, अंगार जिसको आप लोग बोलते हैं, वो ऐसे डाला जाता है और लोग इससे पार वगैरह होते हैं। तो ये जो है मंडा फेस्टिवल में कुछ इस तरह से होता है। तो ये भगवान के आस्था का यह पर्व है, शिव भगवान को यह डेडिकेटेड है, मंडा फेस्टिवल झारखंड में। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी चलते हैं, आंसर तो ये चुका है। जो आप लोग सत्यनारायण स्वामी का जो कथा सुनते हैं या उनके बारे में जो पूजा होता है, ये तो क्वेश्चन शायद केबीसी में पूछा गया था एक बार, तो उसमें किस भगवान की पूजा होता है, तो उसमें लॉर्ड विष्णु जी जो हैं पूजे जाते हैं। तो याद रख सकते हैं सत्यनारायण स्वामी कथा या फिर पूजा लॉर्ड विष्णु के बारे में है। तो इस तरह से देख सकते हैं मंडा फेस्टिवल झारखंड का है, ओके, यह शिवा है। और शिव से रिलेटेड तो आपको पता होगा देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि जो है से आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 52 शक्तिपीठों में से एक है। इन 1925 आफ्टर एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग इन चाईबासा, महात्मा गांधी मेट विथ ट्राइब सेपरेटली। बोला जा रहा है कि 1925 में जब देखिएगा एक रैली को जो है महात्मा गांधी जो है संबोधित किए थे, कहाँ पे, चाईबासा में। उसके बाद एक जनजाति है उससे महात्मा गांधी सेपरेटली मुलाकात किए थे। तो आपको उस जनजाति का नाम बताना है, क्या है, हो, मुंडा, बंजारा या फिर बिरहोर।
वो आपका आंसर हो जाएगा हो। तो हो जनजाति के लोगों से महात्मा गांधी मुलाकात किए थे। महात्मा गांधी देखिएगा 1917 से लेकर 1940 के बीच में कुल 12 बार ऐसे झारखंड आए थे। अंतिम बार 1940 आए थे, प्रथम बार 1917 में आए थे, याद रख लीजिएगा। अच्छा, जो गांधी जी से रिलेटेड एक आप लोग को एक क्वेश्चन पता है, जो झारखंड के गांधी कौन कहे जाते हैं? तो झारखंड जो गांधी कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं पूरन चंद्र। तो पूरन चंद्र जो हैं इनको झारखंड के गांधी की संज्ञा दिया गया है। ये पलामू के लाल कहे जाते हैं। जो लोग पलामू से बिलोंग करते हैं वो लोग मतलब जो डाल्टनगंज से जुड़े रहते होंगे, तो डाल्टनगंज में एक पंचमुहान है, तो पंचमुहान पर देखिएगा इनकी प्रतिमा जो ऐसे स्थापित है, वहाँ पे पूरन चंद लिखा हुआ है, झारखंड के गांधी। इनका तो डायग्राम वगैरह मतलब यहाँ पे इमेज भी लगाने वाला था लेकिन वह डिलीट हो चुका था। तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उनका यह पिक्चर मिल जाएगा जो कि चौमुहान पे स्थापित है। देख लीजिएगा, झारखंड के गांधी कहे जाते हैं। बाकी 1940 एक डेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1940 में झारखंड में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, जो कि झारखंड के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। आंसर आपका हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कुछ बुक्स है और उसके ऑथर्स के नाम है, तो उसको मैच करना है। मदर इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, मेरे जीवन और समय की यादें और फिर इंडियन स्ट्रगल। चलिए मैच करते हैं। जो मदर इंडिया बुक है वह कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया और ए का 4 हो गया। जो अनहैप्पी इंडिया है वह लिखा गया है लाला लाजपत रॉय के द्वारा, यहाँ पे बी का सी चला जाएगा। उसके 3 उसके बाद जो मेरे जीवन और समय की जो यादें हैं वो विपिन चंद्र पाल जी लिखे हैं, और जो इंडियन स्ट्रगल बुक है वो लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तीसरे से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिएगा, सारा बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लाल बाल पाल में 2 पर्सन यहाँ पे हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, और एक जो बच गए बाल में वह है बाल गंगाधर तिलक। तो वह जो आप लोगों को देखने को मिलता है लाल बाल पाल ट्रियो में, तो वह 3 पर्सनालिटी यहाँ पे हैं। देख लीजिएगा अच्छे से। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया बुक है। अभी तो कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट सेशन को भी हेड किए, मतलब अध्यक्षता किए थे 1939 में त्रिपुरी में। अच्छा, ये त्रिपुरी आखिर है कहाँ? कौन बताएगा? त्रिपुरी जो है से कहाँ पे है? बेलागांव तो बताते हैं आपको कर्नाटका में, त्रिपुरी बताइए कहाँ पे है? आंसर इसका डी हो चुका है। बाकी माई ट्रूथ और इटर्नल इंडिया, 2 बुक जो है इंदिरा गांधी जो लिखा गया है, तो याद रखिएगा अच्छे से, माई ट्रूथ एंड इटर्नल इंडिया। इटर्नल मतलब होता है परमानेंट ना, परमानेंट होता है जो कभी ना समाप्त हो, यानी कि इटर्नल, ठीक है, लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग जिसको आप बोलते हैं। हाउडी मोदी एक झारखंड के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट बुक है, यह शैलेंद्र महतो जी लिखे हैं, पहले बता चुका हूँ, रिवीजन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट इज द प्राइस्ट इन द खड़िया ट्राइब कॉल्ड। बोला जा रहा है खड़िया जनजाति में कुछ लोग होते हैं, तो जो एक लोग ऐसा लोग जो कि पूजा पाठ करवाते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पाहन, करटाहा, कालो या फिर भुईहर। इसका आंसर हो जाएगा कालो। पाहन को मत लगाएगा, जो पाहन होता है जनरली पूजा कराने की जो भी अलग अलग जनजाति हो उसमें पाहन बोला जाता है, लेकिन खड़िया जनजाति में जो पुजारी होता है पाहन होता है उसको आप लोग कालो के नाम से जानते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। तो अगर इसमें देखिएगा इन लोग का जो खड़िया जनजाति है, मैं पहले बताया हूँ कि इनका जो शासन व्यवस्था है वह ढोकलो सोहर के नाम से जाना जाता है, ढोकलो सोहर। तो ढोकलो का अर्थ क्या होता है? ढोकलो का अर्थ होता है मीटिंग और सोहर का अर्थ होता है प्रेसिडेंट। तो अलग अलग तरह से अगर पूछते हैं कि सोहर का मतलब क्या है, कभी कभी पास्ट में पूछा जा चुका है जेपीएससी में क्वेश्चन, जैसे कि पता होगा बिरहोर वगैरह पूछा गया है, जंगल का आदमी वगैरह, ओके, ये सब पूछा जा चुका है आपको कि जादू मतलब क्या होता है, ये सब पूछे जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ छोटे छोटे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। सोहर का मतलब प्रेसिडेंट होता है, याद रखें। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति का है। तो अब खड़िया जनजाति 3 तरह का होता है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया। तो ये सब चीज़ के बारे में आप लोग को आइडिया रख लेना है। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका? सी, कालो। सब कालो ही करवाता है खड़िया जनजाति में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, ढमरा नेचुरल गैस पाइपलाइन। बोला जा रहा है कि जो नेचुरल गैस जो का पाइपलाइन जो है उसमें झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे बेनिफिट होंगे? ओके, तो बताइए, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ये गैस पाइपलाइन से परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन CH4, जिसका फॉर्मूला होता है, इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं। नेचुरल गैस बोलिए, बायोगैस बोलिए, सबका मेन कंपोनेंट यही होता है। इसको मार्स भी बोलते हैं ना, MARSH, मार्स गैस। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देख लीजिए, आंसर तो 6 हो गया आपका। अच्छा 6 यहाँ पे बाकायदा लिखा गया है, नहीं इसको ऑप्शन नंबर बी कर दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सही होगा आंसर, तो ऐसे 6 है। देखिए जो टोटल लेंथ होगा इस गैस पाइपलाइन का वो 500 किलोमीटर होने वाला है झारखंड में।
अब चलिए साथ में कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा, जो नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे जिसको 1986 में डिक्लेयर किया गया था, इलाहाबाद से हल्दिया को जो है कनेक्ट करता है, 1620 किलोमीटर यह है। ओके, अब यह किस रिवर में होगा, तो ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंड होगा, इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, तो गंगा रिवर से होकर यह पास करता है। ओके, नेशनल वाटरवे 1। और बाकी ये झारखंड का 6 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, और जो उड़ीसा है वहाँ पे उसका 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है ना, यह गैस पाइपलाइन जो है, इसको याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द रॉक एडिक्ट ऑफ प्रतिहारा किंग महेंद्र पाला इज फाउंड इन, बोला जा रहा है कि जो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल थे, प्रतिहार शासक वो महेंद्र पाल थे, तो महेंद्र पाल के जो शिलालेख है इसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ है, चैनपुर से, उसका पिठौरिया से, इटखोरी से, या फिर ईचागढ़ से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटखोरी से ये जो प्राप्त हुआ है। इटखोरी आपको चतरा में देखने को मिलता है, आपको याद होगा, और चतरा में भद्रकाली टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, स्टैटिक पर्सन में काम आएगा। आपसे एक पूछते हैं कि जो साउथ इंडियन था वहाँ पे 3 शासक थे, 3 शासक के बीच में हमेशा जो है संघर्ष होते रहता था, वह 3 शासक कौन है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, पराग। कौन, पराग। तो जो पराग जो है इससे क्या हो गया, एक हो गया पाला डायनेस्टी, क्या हो गया, पाला। दूसरा हो गया राष्ट्रकूटा, ओके, तो राष्ट्रकूटा हो गया, और उसके बाद ग से हो गया गुर्जर प्रतिहार, क्या हो गया, गुर्जर प्रतिहार। तो जो आप लोग को देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार, तो जो पाल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, गुर्जर प्रतिहार, तो ये सब तीनों डायनेस्टी के बीच में हमेशा ना संघर्ष होते रहता था। इसको जो है फेमस है हिस्ट्री में आपका, ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष किन डायनेस्टी के बीच में होता था, इसके लिए फेमस है। इटखोरी चतरा में याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हु प्रिपेयर्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ CNT एक्ट 1908, तो बोला जा रहा है कि जो CNT एक्ट 1908 का है, आपको पता होगा CNT एक्ट वगैरह, संथाल विद्रोह, SPT एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट, जो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि 9th गवर्नर थी झारखंड का, वह जो है इस पर अपना जो है सहमति नहीं दी थी, इसमें संशोधन वगैरह करना था, तो आपको आइडिया होगा। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये सब न्यूज में आ चुका है। एक्चुअली वो संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो संथाल विद्रोह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा देख लीजिएगा आप लोग, सिद्धो कान्हो और फूलो जानो। एंड देखिए ऑप्शन है आपके पास SJ बोस, उसके बाद है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, उसके बाद रामेश्वर लाल, और फिर है जॉन H हॉफमैन। इसका आंसर होगा जॉन H हॉफमैन। तो जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था 1908 का CNT एक्ट, उसका जो है किनके द्वारा किया गया था, जॉन H हॉफमैन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब CNT एक्ट का थोड़ा डिटेल में याद रखिएगा, 11 नवंबर को इसको इनएक्ट किया गया था, याद रखें। बाकी SPT एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, यह कब का है, यह आपको 1940 जो है 9 का देखने को मिलेगा, SPT एक्ट, ओके, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ओके, काश्तकारी अधिनियम होता है, आप लोग को हिंदी में पता होगा। विच प्लेस इज कॉल्ड द मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल, स्टैटिक से क्वेश्चन है कि कौन सा एक जगह है जिसको आप लोग इंडियन फुटबॉल को मक्का बोलते हैं। मक्का मदीना का तो नाम सुने होंगे, ओके, जो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। तो वहाँ से इंडिया से कनेक्ट कर बताइए कि इंडियन फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है, रांची, दिल्ली, कोलकाता या फिर वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में आपको मालूम होगा इसमें बहुत ज़्यादा फुटबॉल वगैरह के लिए फेमस है यह स्टेडियम। तो मक्का का ऑफ इंडियन फुटबॉल कोलकाता को कहा जाता है, इसको याद रखें। बाकी अभी जो कैप्टन देखने को मिलते हैं इंडियन फुटबॉल टीम में वह सुनील छेत्री जी है ना, तो सुनील छेत्री जी इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन है। अच्छा, कुछ आज इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि लास्ट डे में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस साल जो है फुटबॉल को ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए ऐसे तो 1900 और 1904 था, लेकिन जो एवरी ईयर जो खेला जा रहा है, मतलब एवरी 4 साल के बाद ओलंपिक होता है, तो जो रेगुलर खेला जा रहा है वो 1908 से खेला जा रहा है ना। 1908 ओलंपिक्स के बाद जो है सिर्फ फुटबॉल जो है रेगुलर जो है शामिल है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बाकी एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व था वह कब से शुरू हुआ, तो वह 1900 के से शुरू हुआ था ना, तो 1900 से महिलाओं का प्रतिनिधित्व शुरू हुआ था। ये तो सेकेंड ओलंपिक था ना, तो सेकेंड ओलंपिक में ही महिलाओं का यहाँ से भागीदारी शुरू हो गया था। ये सब चीज़ कुछ याद रख सकते हैं। खेलों का महाकुंभ कहा जाता है ओलंपिक को। बाकी अभी देखिएगा टोक्यो ओलंपिक में झारखंड जो है टोटल मेडल 7 लाया था, जिसमें एकमात्र गोल्ड था नीरज चोपड़ा जी का, वह जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, उस गेम से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ एसे बोबड़े इन द रैंकिंग ऑफ CGI। CGI मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एसे बोबड़े जो है से भारत के चीफ जस्टिस हैं, तो उनका बोला जा रहा है कि रैंक क्या है, 47th, 45th, 46, 47th या 48। आंसर हो गया 47, तो 47th रैंक है उनका, याद रख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
आपको ना ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ देते हैं कि इनका रैंक क्या है, या चीफ जस्टिस कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो ये सारा प्रीवियस वीडियो मेरा देखिएगा, आप लोग संडे टेस्ट वगैरह भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें पढ़ाया गया है। ओके, एक तरह का यूनिक आप लोगों का क्लास लगेगा, आप लोग देख सकते हैं वो सब क्लास। ओके, मैं तो आप लोगों को जो संडे टेस्ट वगैरह लिया था काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत एक अच्छा स्लाइड आपको देखने को मिलेगा और अच्छा वीडियो भी देखने को मिलता है। तो आंसर हो गया 47। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कीजिएगा तो आर्टिकल 1 to 4 के तहत इन लोग का अपॉइंटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देख लीजिए यहाँ से आर्टिकल 1 to 4 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेज अंडर, प्रेज मतलब प्रेसिडेंट ही होता है, आर्टिकल 1 to 4। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है आप लोग देखिएगा, वो 28 जनवरी 1950 को जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि उस दिन अस्तित्व में आया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, उसके 2 दिन बाद जो है से इसको इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, बाकी इनको इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब कुछ एक कंट्री है उसका करेंसी कोड। आप लोग को पास्ट ईयर देखिएगा जेएसएससी का अलग अलग एग्जाम, तो उसमें ना आप लोग को सिर्फ करेंसी का नाम नहीं पूछा है, या करेंसी कोड पूछ चुका है, जो कि ये एक करेंसी कोड था श्रीलंका, आपको ये पास्ट में आ चुका है, आज यहाँ क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। बताइए किनको किनको याद है, क्वेश्चन तो टेलीग्राम पे भी डाला जा चुका है। सूरीनाम है, उसके बाद श्रीलंका है, सीरिया है, उसके बाद नेपाल है। देखिए जो है से मैं यहाँ पे इसको जो है अब मैच करता हूँ। देखिए सूरीनाम का हो जाता है सूरीनामी डॉलर, क्या होगा? सूरीनामी डॉलर होगा, तो इसका एक ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। उसके बाद श्रीलंका का होता है, देखिए एसएलआर तो होता है नाम, लेकिन वहाँ पे लंकन रूपी जो वहाँ पे जैसे यूज किया जाता है एज अ करेंसी कोड, लंकन रूपी, ध्यान दीजिएगा। सीरिया में चलता है आपको सीरियन पाउंड, क्या चलता है? सीरिया में आपको सीरियन पाउंड देखने को मिलेगा। उसके बाद नेपाल में चलता है नेपाली रूपी, क्या चलेगा? नेपाली रूपी। तो ये सारा इसका करेंसी कोड है। तो 1A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर डी होगा। तो देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ये जो आपको श्रीलंका दिख रहा है लंकन करेंसी, ये बाकायदा जेएसएससी के एग्जाम में आ चुका है। आंसर इसका डी हो गया। अब देखिए चाइना का करेंसी याद रखिएगा, जो आसपास के जो देश हैं और जो यह काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज में रहता है उसका आपको सारा करेंसी जो है याद कर लेना है, करेंसी कोड वगैरह, और करेंसी भी वैसे पूछते हैं। चाइना में पता होगा चाइनीज युआन चलता है, युआन या फिर उसका रेनमिनबी होता है। बाकी यूएस डॉलर का करेंसी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, आप लोगों को भी पता होगा। ओके, कि यूएस डॉलर कितना ज़्यादा यूज किया जाता है, तो यह है यूएसडी, अमेरिका का यह है करेंसी। ओके, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हु गेव द लॉ ऑफ मार्केट? बाजार का नियम किसने दिया था? एडम स्मिथ, जेबी से, अमर्त्य सेन या फिर मोहम्मद उल हक? कौन वो पर्सन थे? देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेबी से। तो बाजार का जो नियम है वह जो दिए थे जेबी से जो है से दिए हैं। एडम स्मिथ आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाते हैं, याद रखिएगा। और ये जो अब फेमस है वह उनका बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, उसके लिए फेमस काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया जैसे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, ठीक है। आप लोग ब्रिटेन को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। ओके, बाकी मोहम्मद उल हक जो है पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट है, इनके बारे में याद रखिएगा। तो जो है ये जो आप लोग देखते हैं क्या नाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इन्हीं के द्वारा जैसे प्रिपेयर किया गया था। ओके, यह पाकिस्तान के हैं। इनको देखिए, अमर्त्य सेन इंडियन का जो है इकोनॉमिस्ट है, तो इसको याद रखिएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे पूछा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडेक्स तैयार किया जाता है और इशू किया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा। सॉरी, तैयार तो इनके द्वारा किया गया था या जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टोटल 3 चीज़ आता है, वह 3 क्या चीज़ है आप लोग बताइए। ओके, 5 IITs वेर स्टेब्लिश एट द एंड ऑफ विच 5-year प्लान। FYP शॉर्ट फॉर्म होता है आपका 5-year प्लान का। तो किस जो पंचवर्षीय योजना उसके अंत में जो है 5 IIT का निर्माण किया गया था, 2nd, 1st, 3rd या फिर 4th। तो ये फर्स्ट 5-year जो प्लान था आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट 5-year प्लान, उसमें उसके अंत में जैसे 5 IIT को एस्टेब्लिश किया गया था, इसको आप लोग याद रखें। बाकी जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसमें हम लोग एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए थे, और जो 2nd 5-year प्लान आया था, 2nd वगैरह, उसमें हम लोग इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किए थे ना। और 2nd प्लान तो आप लोग को पीसी महालनोबिस प्लान के नाम से भी आप लोग जानते हैं, महालनोबिस प्लान। ओके, चलिए, उसमें इंडस्ट्री को फोकस किया गया था 2nd पे। तो ये इसका आंसर हो गया बी। बाकी देख लीजिएगा, टारगेट तो था कि फर्स्ट 5-year प्लान में जो है 2.1% को अचीव करना था, लेकिन हम लोग अचीव 3.6 वगैरह कर लिए थे इकोनॉमी को। ओके, तो इतना हम लोग कर लिए थे। टोटल 5-year प्लान अगर पूछेंगे इंडिया में कितने हैं, तो 12वां, और अंतिम था आपका 2012 से लेकर 2017 तक, यही 12वां पंचवर्षीय योजना हुआ है। जो पंचवर्षीय योजना था अगर देखिएगा, इसको जो अंतिम रूप से जो अनुमोदन मिलता था वो एनडीसी के द्वारा मिलता था ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा मिलता था, जिसकी स्थापना आप लोग 6 अगस्त जो है
जो अनुमोदन था बोल सकते हैं, एनडीसी के द्वारा अंतिम रूप से मिलता था। तो 6 अगस्त 1952 को आप इस्टेब्लिश किए थे। एनडीसी के चेयरमैन हमेशा से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और नीति आयोग अब तो हो चुका है, उसके भी हमेशा चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रहते हैं। और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके भी जो चेयरमैन होते हैं वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। याद रखिएगा इसको। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसे शुरू किया गया था। विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स समिट इन जून 2022? बोला जा रहा है कि कौन सा वह कंट्री है जो कि ब्रिक्स का समिट जैसे जून 2022 में वह जो ऐसे होस्ट किया है। कौन वह देश है? रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका या फिर जापान? जापान तो ब्रिक्स का मेंबर है नहीं, तो ऑप्शन तो ऐसे कट गया। आंसर इसका हो जाएगा चाइना। तो चाइना में देखिएगा वर्चुअल समिट हुआ था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है यह मीटिंग हुआ था, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा चाइना। ओके, तो यह आपका ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आपको लेटेस्ट मेंबर देखने को मिलेगा, 2009 में इसको जोड़ा गया था। साउथ अफ्रीका का जैसे करेंसी रैंड है ना, इसको याद रखिएगा, रैंड। देख लीजिएगा फर्स्ट जो ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था रूस 2009 में हुआ था, रूस के एक एक्टिनबर्ग में हुआ था, इसको याद रख सकते हैं। 5 इसमें मेंबर आते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जापान इसका मेंबर नहीं है। चलते हैं। तो जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो भारत में आप लोग जीएसटी देखिए बहुत बड़ा कर सुधार बोलते हैं हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आप बताइए कि जो जीएसटी मॉडल इंडिया में वो कहाँ से लिया गया है? रसिया से, कनाडा से, फ्रांस से या फिर यूएसए से? ये देखने को मिलेगा आप लोग जीएसटी मॉडल कनाडा से लिए हैं, तो कनाडा जो है जीएसटी मॉडल है, इंडिया वहीं से उठाया है। यह जो फर्स्ट कंट्री था जो जीएसटी को लागू किया था वो फ्रांस था। तो फ्रांस जो है फर्स्ट जो है जीएसटी लागू करने वाला देश है, जिसके बारे में याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में भी लगभग 160 कंट्रीज है जहाँ पर जीएसटी लागू है। जो जीएसटी होता है इंडिया के बारे में अगर बात करें तो जीएसटी डे 1 जुलाई को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, और 1 जुलाई 2017 को इसको इस्टेब्लिश मतलब इनेक्ट किया गया था, या कानून बन चुका था। 101वां संविधान संशोधन एक्ट बना था, जबकि यह बिल के बारे में बात करें तो यह 21वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसको याद रख सकते हैं। आंसर हो गया कनाडा। बाकी जो जीएसटी का मीटिंग होता है आप लोग देखिएगा, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है, उसको हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आता है ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर। बोला जा रहा है कि जो ओम का नियम हो किसके लिए वैलिड है? इंसुलेटर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, डायोड के लिए या फिर कंडक्टर्स के लिए? देखिए ओम का नियम आपको पता होगा, यहाँ पे ओम का नियम आप लोग को आइडिया होगा। तो ओम का नियम किसके लिए वैलिड है? तो यहाँ से आपको कंडीशन बताना था। आंसर इसका हो जाएगा कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए ओम का नियम जो होता है वैलिड होता है। बाकी के लिए जो यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे तो डायोड वगैरह भी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वगैरह है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 वगैरह में। तो कंडक्टर वगैरह के लिए वैलिड है। बाकी एक कंडीशन इसका और होता है, जब भी आप लोग ओम का नियम वगैरह के बारे में बात करते हैं तो जिनको याद होगा याद कीजिए, वहाँ पे आप लोग टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। किसको? टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद जैसे आप लोग ओम का नियम बोलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एनी टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो ये आपका ओम का नियम होता है कि अगर किसी चालक है तो उसके दो सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वह जो बोलते हैं जो करंट यानी कि विद्युत धारा होता है उसके समानुपाती होता है। यानी शॉर्ट में बोले तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लोग आई बोलते हैं। याद आ रहा है? तो इस तरह से जो है इसका कहानी कुछ होता है ओम का नियम का। तो ध्यान रखिएगा या कंडक्टर के लिए जो है ये वैलिड होता है। बाकी ओम का नियम V = IR होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ से यही रूल है। और बाकी देख लीजिएगा ओम का जो ओमिक डिवाइस होता है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है आपको वोल्ट और जो करंट होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन में इस तरह का आता है। ये ओमिक डिवाइसेस है। और जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हो जाएगा यानी कि जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करेगा वह इस तरह का ग्राफ को ऐसे शो करता है। ओम का लॉ आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे यही वाला ग्राफ जो है आपको बनवाया गया था या आप लोग बनाए भी होंगे। ओके, चलिए इस तरह से नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में यह बताएगा ना कि यह जो है ओम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। अगर फॉलो करेगा तो इस तरह का ग्राफ होगा आपको। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, और इसमें तो हिंदी वर्सन मुझे लगता है छूट गया। विच इज द क्लीनेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिवर है जो कि वर्ल्ड में सबसे क्लीन है? द नाइल, द गंगा, उसके बाद लिखा हुआ उमन गोट रिवर या फिर मेकोंग रिवर। इसमें कौन सा रिवर सबसे साफ है? इसका आंसर हो जाएगा उमन गोट रिवर। उमन गोट रिवर देखिएगा तो आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि यह रिवर इतना ज़्यादा साफ है कि आप लोग इसका ना अपना जो परछाई होता है उसको आप लोग पानी के जो बॉटम होता है रिवर उसमें देख सकते हैं कितना मतलब यह जो है रिवर प्योर है या स्वच्छ बोल सकते हैं। अब यह रिवर कहाँ पे है तो जानकर अच्छा होगा, ये आपका इंडिया में ही है और उसका नाम है मेघालय। ठीक है, चलिए वहीं पे जहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया हिल्स वगैरह देखने को मिलता है। मासिन नाम एक प्लेस है जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो एक बहुत ही गर्व करने की बात है, देख सकते हैं इंडिया में यह प्लेस है उमन गोट रिवर। अब ये जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जो है डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं, इतना क्लीन रिवर है।
बाकी वर्ल्ड में तो इसे तो पता होगा छोटी चीज़ की, नाइल रिवर सबसे लंबी नदी है, 6500 किलोमीटर इसका लेंथ होता है। और जो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है आपको कहाँ गया, अमेजोन रिवर है ना, अमेजोन, यहाँ पे तो है ही नहीं। ओके चलिए, गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी नदी है, 2510 किलोमीटर इसका लेंथ है। आपको हिमानी जो है गंगोत्री से निकलते हैं उत्तराखंड में, आपको पता होगा। और उसके बाद जो है आपको देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा भागीरथी, उसके बाद गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, 21 में आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारा जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है वो दिया हुआ है, और उसको आपको मैच करना है सही से। ध्यान से देखें, अगर फंडामेंटल राइट में अगर बात कीजिएगा तो पार्ट्स वगैरह सारा तो आपको याद होगा, यहाँ पे आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा मेंशन है। पार्ट 1 संविधान का क्या बोलता है? पार्ट 1 बोलता है आपको जो यूनियन होता है और उसके टेरिटरीज वगैरह आप लोग देखने को मिलता है, या स्टेट्स और टेरिटरी के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको सिटीजनशिप देखने को मिलता है। ओके उसके बाद जो आप लोग देखने को मिलेगा पार्ट 3 हो 12 से लेकर 35 तक आप लोग फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। उसके बाद पार्ट 4 संविधान का अगर देखिएगा तो वहाँ से पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक आपको डीपीएस पे देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद पार्ट 5 वगैरह में आप लोग को देखने को मिलता है प्रेसिडेंट, और 6 वगैरह में आपको वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कुछ देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है कोई चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो 51A है वहाँ पे आप लोग को फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह देखने को मिलता है, जो कि आप रसिया से लिए हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल जो है राइट्स के बारे में बात किया गया, तो टोटल फंडामेंटल राइट्स आज यहाँ पे दिया हुआ है, और जो टोटल फंडामेंटल राइट्स है किस किस आर्टिकल में मेंशन है सारा दिया हुआ है, इसको अच्छे से मैच करना है। तो पहले देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ पे जाएगा? तो राइट टू इक्वालिटी जो देखने को मिलता है सबसे पहले यही आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल जो है आपको देखने को मिलेगा 18 तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है राइट टू फ्रीडम है, क्या है जो राइट टू फ्रीडम वगैरह देखने को मिलता है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक देखने को मिलेगा, राइट टू फ्रीडम। तो इसका तो हो गया 2। उसके बाद देख लीजिए जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आपको आर्टिकल 25 से 28 देखने को मिलेगा, यानी कि सी का चला जाएगा 6। ओके तो अब तो आंसर आपको मिल चुका होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। डी का 4 हो जाएगा कल्चरल जो एजुकेशन राइट्स है वो आपको देखने को मिलेगा 29 और 30 में देखने को मिलेगा। ओके कल्चरल एजुकेशन राइट, सॉरी डी का 4 होगा। और जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलने वाला है या आर्टिकल 23 और 24 में। और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, संवैधानिक उपचारों को आप लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचार, तो वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 32 और 226 में। तो इस तरह से मैच कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके तो इसको ध्यान से देख लें, सारा मैच है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 से लेकर 35 तक मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है, इसको याद रखें। आर्टिकल 32 और जो 226 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 जो है उसको क्या कहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी, वो बोले हैं संविधान के हृदय और आत्मा है। ओके ध्यान रखिएगा। बाकी इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है, और आर्टिकल 224 यहाँ पे इसीलिए मेंशन आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली में तो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। ओके इस पर्सन से रिलेटेड, क्योंकि यह जो है हाई कोर्ट जो है इस आर्टिकल के तहत जो है रिट जारी कर सकता है। ओके अगर आपको फंडामेंटल राइट का हनन होता है तब लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो आर्टिकल 32 का आता है। लेकिन हाई कोर्ट भी जो है जो आपको फंडामेंटल राइट को अधिकारों को जो है रक्षा करने के लिए रिट जारी करता है, आर्टिकल 226 में ऐसा मेंशन है। आंसर हो गया इसका ए का 3। देख लीजिएगा आंसर, तो ये हो गया अनटचेबिलिटी, एक से रिलेटेड आर्टिकल आपसे पूछते हैं, तो मतलब जो छुआछूत वगैरह होता है ना, अस्पृश्यता का अंत, तो उससे जैसे रिलेटेड आर्टिकल 17 है। और आर्टिकल 21A है, उसमें बोला गया है कि वह जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रिलेटेड है, वह 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उससे रिलेटेड यह है, इसको याद रख लीजिएगा। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, ऐसा इन लोगों का फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21 में। ओके 21A के तहत कभी भी कैपिटल लेटर देखते हैं आप लोग ना कि 21A या B कुछ लिखा हुआ है, तो समझ लीजिएगा उसमें संशोधन करके कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है। चाइल्ड लेबर को भी जैसे यहाँ पे किया गया जो है प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 से तो पूछते हैं कि जो बाल मजदूरी वगैरह देखने को मिलता है वह किस आर्टिकल के तहत जो है प्रोहिबिटेड है, तो वह जो है आपको आर्टिकल 24 में 14 साल से कम बच्चे को आप लोग फैक्ट्री वगैरह में या कहीं भी काम नहीं करवाना। 14 साल या उससे कम जो एज के बच्चे होते हैं उनसे आपको काम नहीं करवाना है, इस तरह से कुछ मेंशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, और आप आता है कुछ न्यूमेरिकल्स, जो कि जेसीसी का एक फेवरेट एरिया होता है, आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं और बाद में पूछेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 500 न्यूटन एंड इट्स मास इज 100 kg,
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले तो आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करिएगा, तो पहले तो याद रखिएगा फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होता है आप लोग सबका एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। जैसे फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, मास का होता है केजी, तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको चेक कर लेना है कि एसआई यूनिट में है या नहीं है, उसके बाद ही न्यूमेरिकल को सोल्व करना शुरू कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग को कर लेना है एसआई यूनिट में कन्वर्ट, उसके बाद जैसे न्यूमेरिकल बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है न्यूमेरिकल है, जिनको पता होगा उनको पता होगा, नहीं तो बहुत ईजी है। यहाँ से आपको फोर्स एग्जर्टेड फाइंड द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन का आपको यूनिट पता होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यूनिट होता है, अब जहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है उसको काट दीजिए चुपचाप, खत्म कहानी हो गया ना। 50% चांस क्वेश्चन सही होने का, तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना है। और उसके बाद देखते हैं, अब सोल्व करते हैं। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू मा बोलता है, एफ इज इक्वल टू मा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ अपॉन एम हो जाएगा, फोर्स बाई आपको मास देखने को मिलेगा। फोर्स कितना है, ऑब्वियसली 500 हो जाएगा, और मास आपका 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 5। या 5 आ गया, और एक्सेलरेशन यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 मीटर पर सेकंड इस तरह से आपको सोल्व कर लेना है। तो बहुत ही एक इजी न्यूमेरिकल है, अगर पता रहेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, हार्ड नहीं होता। न्यूमेरिकल देख के बहुत लोग छोड़ देते हैं। फॉर्मूला यूज करना है, फिजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, जो आईएसए वगैरह किए होंगे वो चीज़ समझ लीजिए, वो तो सीधे सीधे आप लोग पढ़े होंगे, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। क्या पढ़े होंगे, आईएससी वाले फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जो अगर आईएससी नहीं पढ़े होंगे वो लोग आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि एफ इज इक्वल टू कुछ इस तरह से करके आया होगा, आप लोग देखे होंगे v माइनस यू बाई टी, तो इस तरह से कुछ आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है यह, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वह फोर्स को बताता है, याद रखिएगा। अब यह जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वह फोर्स के डेफिनेशन को देता है, इसको याद रखें। फोर्स का यूनिट न्यूटन। आई होप कि यह न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा, बहुत ही ईजी है, एफ इज इक्वल टू एम ए पर लगा दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ 60 कूलम्ब चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट इज। बोला जा रहा है कि 60 कूलम का किसी आवेश को 1.5 वोल्ट के किसी विभवांतर तक लाने में कितना कार्य करना होगा। आप लोग जब क्लास 10th या 12 पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद किए थे, याद है कुछ। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, कोई अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आप लोग जो क्या किए थे, आप लोग जो है से कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, याद कीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से एक इनफाइनाइट प्लेस होता है, तो इनफाइनाइट से किसी एक डिस्टेंस, यानी कि बोलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को आप लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और ये फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसी पे जैसे ये न्यूमेरिकल है। ओके, आइए सोल्व करते हैं, यहीं पे बहुत ईजी है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q। तो आपसे क्या पूछा है, कितना एनर्जी लगेगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि ऊर्जा कितना लगेगा, कितना कार्य करना हो, कार्य बोलिए, वर्क बोलिए, या फिर एनर्जी बोलिए, दोनों का तो एंड जूल ही होता है, लगभग सेम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू चार्ज। तो वोल्टेज कितना है आपका 60 है। देखिए यूनिट है, चार्ज का सेकंड कूलम होता है तो कूलम यूनिट है, और वोल्टेज का सेकंड वोल्ट होता है तो ये वोल्ट में है। तो यहाँ से 1.5 कीजिए, एक डेसिमल आया, हटाएंगे तो 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 15 6 जा 90, तो 90। अब वर्क डन का यूनिट क्या होगा, वर्क डन का जूल होगा, तो यहाँ पे 90 जूल आपको लगा देना है, तो 90 जूल यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोल्व कर लेना है। मेन फार्मूला ए था, आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, समझ लीजिएगा। फार्मूला आपको यूज करना है। चलिए, बाकी चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, याद रख लीजिएगा साथ में, जो चार्ज होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे गलत हो गया, इसको ना सही करना पड़ेगा, 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या होता है, 10 टू पावर माइनस 19 कूलम यह चार्ज होता है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सही मिल जाएगा, इतना कूलम होता है। चलिए, एक जानकारी के लिए आपको चीज़ बताते हैं। कूलम जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कूलम जो है उसका जो है सी का सिंबल जो है कैपिटल लिखा गया है, जबकि यहाँ जो है कूलम जो है मैं सी स्मॉल लिखा है। ऐसा क्यों किया, देखिए आप लोग एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग कोई अगर असाइनमेंट लिखते हैं, तो अगर वो किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो उसी साइंटिस्ट का नाम का अगर यूनिट लिखने के लिए सिर्फ पहला लेटर यूज करते हैं, तो सिर्फ आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, जैसे कि सी यूज कर दिया। ओके, और लेकिन अगर सिर्फ पूरा नाम लिख देते हैं उनका कूलम, तो आपको इस तरह से सी को कैपिटल स्मॉल लिखना होगा। तो यह कुछ रूल होता है। जैसे न्यूटन देख लीजिए, आप लोग देखे होंगे, न्यूटन जो है साइंस में आप लोग एन कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर लिख दें हम लोग 5 न्यूटन अगर लिखना हो बाकायदा NEWTON, तो वहाँ पे न्यूटन में NEWTON स्मॉल लिखना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो अगर 5 न्यूटन इस तरह से लिख दे तो कुछ चीज़ बेसिक चीज़ आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ओके, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, नॉलेज आप लोग को रखना चाहिए।
क्वेश्चन 24 आता है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम विथ काइनेटिक एनर्जी 10 जूल इज। आपसे यहाँ पे सिंपली मोमेंटम पूछा है, और मोमेंटम के लिए क्या होता है आपको मैं पहले भी फार्मूला बताया था, तो आपको बताना है कि मोमेंटम क्या होगा जिसका काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे मास जो है ग्राम में है, तो ग्राम में केजी में इसको कन्वर्ट किया जाए 200 को, तो 200 ग्राम को जो है केजी में कन्वर्ट करने कितना आएगा, तो 0.2 केजी आएगा, तो यह 0.2 केजी आ जाने वाला है। बाकी किसको किसको याद है कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला मैं लास्ट क्लास में जो बताया था वो होता है p²/2m, तो p²/2m आपका जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 है ना 10। उसके बाद यहाँ से चला गया 2 और इंटू m कितना है, और मास इसका देख लीजिए आपको देखने को मिलेगा इसका मास है आपको 0.2, क्या है 0.2। तो यहाँ से हटाइए, एक डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया, तो ये आपका p²=4 आया, p²=4 आया, तो p=√, निकलेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता है, p यहाँ पे मोमेंटम है, ये मास है, k काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करता है, तो सिंपली इस पर अगर पुट कर दिया जाए तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, और इसका यूनिट मोमेंटम का kg मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान देख लीजिएगा, कभी कभी यूनिट को आगे पीछे करके दे देता है, ये आपको फार्मूला का यूज करना है। और टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऐसे देखिएगा तो 1/2 mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। डैम वगैरह में कुछ देखते हैं, बांध वगैरह में वो सब एनर्जी क्या होता है, वो आपका ये वाला एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। चलते हैं क्वेश्चन 25 की ओर, टोटल एनर्जी ऑफ अ सर्कुलेटरी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज। अब बोला जा रहा है कोई अगर सैटेलाइट आप लोग देखते हैं वो कोई एक प्लैनेट वगैरह होता है, उसके चारों ओर जैसे ऑर्बिट पे जैसे चक्कर लगाता है कोई प्लैनेट जो सैटेलाइट वगैरह, जैसे मून वगैरह का है, तो टोटल उसका एनर्जी क्या होता है, तो टोटल एनर्जी किसी सैटेलाइट होता है उसका निगेटिव होता है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखें, अगर न्यूमेरिकल बनाया जाए तो इस पर 15 से 20 मिनट लग जाएगा, न्यूमेरिकल अगर बताऊंगा तो एक बहुत मतलब इसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोग को ना एक तरह से एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है कि हाँ कैसे नेगेटिव आया। शॉर्ट में आपको बताता हूँ, याद रख लीजिएगा, टोटल जो एनर्जी होता है किसी एक सर्कुलेटरी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का, उसका ऊर्जा निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है आपको पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर एबव लगाते हैं। अब अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल अभी बताया था ना कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, तो टोटल एनर्जी जो आप लोग देखिएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब इसको टोटल एक्सप्रेशन अगर निकाला जाता है तो देख लीजिएगा कुछ इस तरह से आता है माइनस में। तो माइनस एनर्जी जो है आपको बताता है टोटल एनर्जी किसी सैटेलाइट का कि क्या है, ये जो अर्थ क्या है, जो अर्थ है, और अर्थ थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अर्थ है और जो सैटेलाइट है उसके बीच में जैसे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा तब तो ये कहीं पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा कहीं पे चला जाएगा, समझ गए, तो याद रखिएगा। समझ चुके होंगे, तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। ओके, अच्छे से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव कर्सर टू फर्स्ट दैट इज A1 सेल इन एक्सेल। MS एक्सेल जो कि अगर आप लोग देख रहे होंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप लोग को देखने को मिलता है, तो वहाँ बोला जा रहा है बहुत सारा सेल वगैरह देखते होंगे आप लोग, तो वहाँ पर अगर सेल A1 में यानी कि प्रथम सेल में आपको अगर जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की A1 सेल में आपको पहुँचना है Ctrl+1, Ctrl+ होम, Ctrl+Shift+7 या Ctrl+Shift+8। इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+ होम। तो इसको याद रखिएगा, रटना इसको जरूरत नहीं है आपको। Ctrl+ होम अगर दबा दिया जाए तो आप लोग फर्स्ट जो है सेल में पहुंच जाइएगा। MS एक्सेल के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है जो कि एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। Ctrl+1 जो होता है से यूज होता है ओपन फॉर्मेट टाइप के लिए। Ctrl+ जो होम है वह आपको अगर A1 सेल में जाना है जो कि फर्स्ट सेल कहा जाता है उसके लिए यूज होता है। और Ctrl+Shift+ जो 7 होता है उसका यूज कर सकते हैं जो आउटलाइन बॉर्डर होता है किसी सिलेक्टेड सेल, कोई अगर सिलेक्टेड सेल है तो उसका आउटलाइन बॉर्डर लगाना है। अगर यहाँ पे अगर आपका कर्सर है तो अगर Ctrl+Shift+F7 दबा दिया जाए तो इसके चारों तरफ आउटलाइन लग जाएगा, क्या लग जाएगा आउटलाइन बॉर्डर लग जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो कोई भी टेक्स्ट वगैरह अंदर में लिखा हुआ है तो इसका जो बॉर्डर है इसी को आउटलाइन बोलते हैं। तो यही जो है इस तरह से आप लोग आउटलाइन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। चलते हैं क्वेश्चन 27 की ओर। MS एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प्स इन। बोला जा रहा है कि जो MS एक्सेल का स्प्रेडशीट होता है वह किस में आपको हेल्प करता है, सॉर्टिंग डेटा में, अरेंज डेटा इजीली में, या कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा या न्यूमेरिकल डेटा को कैलकुलेट करने में यूज होता है।
और या फिर ऑल ऑफ द एबव, क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। आप लोगों को पहले बता चुका था कि एमएस एक्सेल जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसमें बहुत सारा आप लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, मैथमेटिकल वगैरह, ओके, बहुत सारा गन्ना वगैरह होता है, चार्ट वगैरह बना सकते हैं, टेबल वगैरह बना सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ अगर किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। एमएस का मतलब ही होता है माइक्रोसॉफ्ट। आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रखिएगा। डेटा सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेटा सॉर्टिंग के बारे में बताता हूँ। जब किसी डेटा को जो है मीनिंगफुल ऑर्डर में आप लोग अरेंज करते हैं तो उसको सॉर्टिंग ऑफ डेटा कहा जाता है, या डेटा सॉर्टिंग ना। चलिए, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को वर्कबुक बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स कॉल्ड, तो उसको वर्क बुक के आप लोग नाम से जानते हैं। जैसे कि बहुत सारा सीट वगैरह है ना, इस तरह का बहुत सारा सीट वगैरह इस तरह है, तो इसको कलेक्ट करके आप लोग की जगह में क्या बन गया, बुक बन गया, तो इसको आप लोग वर्क बुक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल मैक्रो इनेबल टेम्पलेट। बोला जा रहा है कि एक्सेल में मैक्रो इनेबल जो टेम्पलेट फाइल होता है उसका जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सेल एस एम, एक्सेल ए एम, एक्सएल टी एम, या फिर एक्सेल एस बी, क्या होना चाहिए इसका फाइल एक्सटेंशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। तो जो माइक्रो एनेबल्ड जो एक्सेल का माइक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन एक्सेल एस एम होता है, ऑप्शन नंबर है, इसको याद रखें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देख लीजिए, कुछ एक्सेल में इस तरह का देखने को मिलेगा टेम्पलेट वगैरह। एक क्वेश्चन आता है कि टेम्पलेट होता क्या है? तो अब प्री डिजाइंड वर्कशीट, एक जो बोलिएगा कि जो प्री डिजाइंड जो वर्कशीट होता है उसको बोलते हैं। इसमें जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह के बारे में, फॉर्मूला वगैरह में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहता है, ऑलरेडी सब प्री डिजाइंड होता है, तो उसको आप लोग टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। आइडिया रखिएगा। आंसर इसका ए हो चुका है। एक्सेल वगैरह के बारे में याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, चार्ट वगैरह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वगैरह होता है। हाउ मेनी पेज ओरिएंटेशन आर देयर इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में टोटल पेज ओरिएंटेशन कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पेज ओरिएंटेशन एक्सेल में 2 ही होता है, आपको लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड, पहले ही बताया था। एक्सेल में अगर डाल के कंफ्यूज करें तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जो ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा पेज ओरिएंटेशन, वो पेज लेआउट ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो जो पेज लेआउट आपको देखने को मिलेगा टैब वगैरह, तो पेज लेआउट टैब में जो है आपको ओरिएंटेशन मिलेगा, जिसमें पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड देखने को मिलेगा। पोर्ट्रेट कुछ इस तरह से होता है, आपको दिख रहा होगा, और जो लैंडस्केप मोड में कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, तो यही होता है। पोर्ट्रेट मोड को वर्टिकल मोड ही आप लोग बोलते हैं, और लैंडस्केप को हॉरिजॉन्टल मोड बोलते हैं। जिस मोड में आपका जो चल रहा होगा वीडियो, आई होप ज़्यादा चांस होगा आप लोग हॉरिजॉन्टल मोड में देखते हैं, यानी कि लैंडस्केप मोड में देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी अ वैल्यू फ्रॉम एबव सेल इन एक्सेल? अब बोला जा रहा है कि एक्सेल में, यहाँ तो डायग्राम लेना चाहिए था, ओके, डायग्राम लिया नहीं, फिर भी मैं समझा दूंगा यहाँ पे, कि अगर मान लेते हैं कि एक्सेल में आपको कोई वैल्यू को कॉपी करना है और एबव सेल से, जैसे कि बहुत सारा सेल है, क्या है, बहुत सारा सेल अगर आपके पास है, यहाँ पे कुछ सेल वगैरह को डायग्राम करता हूँ, जो आपको ईंट जैसा जो आकृति दिखता है एमएस एक्सेल में, उसको सेल आप लोग बोलते हैं इस तरह से। ओके, तो कुछ कुछ सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, कुछ ऊपर भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे ना कुछ ABC लिखा हुआ है, और मैं जो है इस सेल में मेरा कर्सर है, तो मैं चाहता हूँ कि इस सेल में जो है यही वाला जो ABC है उसको लिख लूँ, तो फिर से टाइप करना पड़ेगा। तो अगर इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, ओके, तो क्या करूँगा, डायरेक्ट जो है मैं कंट्रोल प्लस, जो आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो एक तरह का जो इन्वर्टेड कोमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा जैसा है यहाँ पे, तो उसका जो साइन जो है अगर लगा दीजिएगा तो आपको वह टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से कुछ होता है, इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। बाकी सारे जो यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज वगैरह हैं डिस्कस कर देता हूँ। जो कंट्रोल प्लस C होता है कि कॉपी करने के लिए, और यहाँ पे एबव डेट जो आपको को टेक्स्ट है उसको कॉपी करने में अंतर है। यहाँ पे सिर्फ आपको ए पूछा गया है कि किसी सेल के एबव पूछा गया है, एबव सेल जो एक्सेल होता है उसका जो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको जो है इसको यूज करना है। बाकी कंट्रोल प्लस C तो कॉपी करने के लिए होता है ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्शन में ज़्यादा चांस है इस तरह से डाल के देंगे ही। तो सिलेक्टेड सेल जो होता है, जितना भी सेल वैल्यू है सबको अगर कॉपी करना है तब जाके कंट्रोल प्लस C होता है। और भी तो आपको पता होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस V। जो पेस्ट होता है सिलेक्टेड, जो आप लोग सिलेक्टेड जितना भी सेल वैल्यू है सबको पेस्ट करने के लिए यूज कीजिएगा। और कंट्रोल प्लस बताया कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा के लिए आप लोग कॉपी करने के लिए एबव सेल वैल्यू को आप यूज करते हैं। एबव अगर सेल वैल्यू है उसको कॉपी करने के लिए आप लोग इसका यूज करते हैं, जो कि आंसर भी था। और ये इंपॉर्टेंट लास्ट जो है कंट्रोल प्लस जो सेमीकोलन का साइन देख रहे हैं, कंट्रोल प्लस जो सेमीकोलन का साइन है आप लोग को देखने को मिल रहा है, यह जैसे किसके लिए यूज होता है, यह जैसा आपको यूज होता है करंट डेट को ऐड करने के लिए। अगर वर्कबुक में करंट डेट ऐड करना है तो उसके लिए यह यूज होता है। तो आई होप कि यह अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आ चुका है ना, कोई दिक्कत होगा तो बताएं। तो यही 30 क्वेश्चन था आज का मैराथन क्लास का। तो वीडियो कैसा लगता है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे
भारतम।